हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 21 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? दिलांग ग्राम, माजुली, अमीनपुर झील, होगरे, कन। देखिए, जैव विविधता विरासत स्थल जैव विविधता हेतु महत्वपूर्ण स्थल है। ये समृद्ध जैव विविधता तथा वन्यजीव तथा वन्य फसल प्रजाति की शरण स्थली है। ये संरक्षित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र होते हैं। जो आपका अमीनपुर झील है, तो अमीनपुर झील जैव विविधता अधिनियम सन 2002 के अंतर्गत जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाला ये पहला स्थल है। और ये पश्चिमी तेलंगाना प्रदेश में स्थित एक मानव निर्मित प्राचीन झील है। यानी कहाँ पड़ता है? पश्चिमी तेलंगाना प्रदेश में ये पड़ता है। इसके अलावा जो आपका दिलांग ग्राम है, ये मणिपुर में पड़ता है और ये भी आपका एक जैव विविधता विरासत स्थल है। माजुली असम में पड़ता है और ये भी जैव विविधता विरासत स्थल है। होगरेकन जो है चिकमंगलूर कर्नाटक में पड़ता है और ये भी एक जैव विविधता विरासत स्थल है। तो यहाँ पर चारों के चारों जो है जैव विविधता विरासत स्थल हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? तो वो है अमीनपुर झील, पश्चिमी तेलंगाना में जो पड़ती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहले का सी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पक्षी बिहार दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी अवस्थिति बताई गई है। देखिए, ये पहला यहाँ पर पक्षी विहार है सांडी पक्षी विहार। देखिए, सांडी पक्षी विहार जो है ये हरदोई में पड़ता है, यानी यूपी के हरदोई जिला में अवस्थित है। ये रानीपुर वन्यजीव विहार, तो रानीपुर वन्यजीव विहार जो है ये चित्रकूट में पड़ता है। इसके अलावा समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार जो है ये रायबरेली में अवस्थित है। वहीं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये चंदौली जिले में पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी कि 1, 2, 4 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? जल्दापारा, घाटप्रभा, दाचीग्राम, मरीन पार्क। देखिए, दाचीग्राम जो है ये जम्मू और कश्मीर में राज्य में अवस्थित है और यह प्रमुख रूप से सफेद भालू के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का सी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। कस्तूरी मृग हिमालय की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपको असत्य कथन बताना है कि ये दोनों जो कथन दिए गए हैं इनमें से कोई असत्य है क्या। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कस्तूरी जो है ये केवल नर मृग में, यानी जो मेल वाला मृग होता है उसमें ही पाई जाती है। और कस्तूरी के औषधीय गुण, सुगंध और भारी कीमत के कारण बड़ी संख्या में कस्तूरी मृग मारे जाने के कारण ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभयारण्य और उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभयारण्य ये प्रसिद्ध हैं। कस्तूरी मृग हिमालय की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। चूंकि यहां पर एक भी कथन गलत नहीं है तो आपका आंसर होगा डी वाला। ना तो एक असत्य है और ना ही दूसरा, तो सही आंसर है चौथे का डी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, IUCN की रेड डेटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के प्रश्नों पर दर्शाया जाता है? लाल, गुलाबी, सफेद, हरा। IUCN की रेड डेटा बुक में संकटापन्न जीवों को गुलाबी रंग के प्रश्नों पर दर्शाया जाता है। यानी संकटापन्न जो जीव होते हैं उनको गुलाबी रंग के प्रश्नों पर दर्शाया जाता है। IUCN जो है वर्ष 1964 से रेड डेटा लिस्ट का प्रकाशन कर रहा है और IUCN की जो स्थापना है, यानी जो IUCN है इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। 1948 को इसकी स्थापना हुई है।
तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है टुंड्रा, सवाना, टैगा या चैपरेल यानी वाज वन। देखिए, टुंड्रा बायोम का वर्धन काल अति लघु है, यानी ये 50 दिनों से भी कम होता है। इस बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां पर वर्ष भर सूर्यातप तथा सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिस कारण वानस्पतिक विकास भी यहां पर न्यूनतम होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का ए वाला। सातवां प्रश्न है आपका, पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र या उपरोक्त सभी। देखिए, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में होता है, जो फॉस्फेट के रूप में होता है, यानी इनका जो भंडारण है चट्टानों में फॉस्फेट के रूप में होता है। और जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो फास्फोरस चक्र में चट्टानें योगदान करती हैं, क्योंकि अपक्षय अपरदन से मुक्त हुआ फॉस्फेट मृदा में मिलकर पौधों को प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सातवें का सी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, अवयव जो अल्पांश रूप में आवश्यक होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, बोरॉन, सिलिकॉन, मैग्नीज, बोरॉन, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। सजीवों की सामान्य वृद्धि व विकास के लिए विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में लगभग 30 से लेकर 40 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, तो इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु उपापचयी दृष्टिकोण से ये मुख्य तत्वों के समान ही उपयोगी होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आठवें का सी वाला। देखिए, इनको याद करने का तरीका ये है, या तो आप ये 6 के 6 तत्व किसी क्रम को बनाकर याद कर लीजिए, या फिर आप ये करिए कि इनमें से ये जो 2 तत्व हैं इनको याद रखिए, और जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर किसी भी ऑप्शन में अगर ये तत्व एक साथ दोनों दिख जाएं तो वो आप टिक कर दीजिए। तो ऐसे करके आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी रेयरली कॉपर और मोलिब्डेनम ये केवल कुछ ही जगह पर रखे जाते हैं, सभी ऑप्शन में ये नहीं रखे जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कई सारी मैंने किताबों में भी देखा है, जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं, तो ये मोलिब्डेनम जो है वो एक आध ऑप्शन में ही रखा जाता है, या ज्यादा एक ऑप्शन में और रख लें, 2 ऑप्शन से ज्यादा में नहीं रखा जाता है। तो अगर आप 6 के 6 तक तो याद नहीं कर पा रहे हैं तो केवल ये 2 नाम आप याद रखें, तो इससे आप आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व जैव ईंधन दिवस 12 अगस्त। देखिए, यहां पर पहला वाला युग्म बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व जैव ईंधन दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है, ना कि 12 अगस्त को। 12 अगस्त को जो है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ये 12 अगस्त को जो है विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर आपका पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहां पर डी वाला युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सही आंसर है। 10वां प्रश्न है आपका, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। चिपको आंदोलन। देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध जो है चंडी प्रसाद भट्ट से है। अगला है ग्रीन बेल्ट आंदोलन। ग्रीन बेल्ट आंदोलन का संबंध जो है वंगारी मथाई से है। अप्पिको, अगर लिखा हुआ है अप्पिको आंदोलन, तो अप्पिको आंदोलन का संबंध जो है पांडुरंगा से है। वहीं अगला है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ओजोन क्षय से है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का तीसरा, बी का पहला,
सी का दूसरा और डी का चौथा। यानी आंसर होगा 10 में का बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।